ये जो 2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि गोर्बाचेव के द्वारा कौन सी सुधार नीतियाँ चलाई गईं, यह भी पूछा गया था प्रश्न। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन आप इनको याद कर लेंगे तो इनमें से 100% नहीं तो 90% इनमें से कोई ना कोई प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद इन प्रश्नों पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। ये 6 से लेकर 10 तक जो प्रश्नों का स्तर है वो हर एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। 6वां जो प्रश्न दिया गया है, सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, इसको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। वहाँ से फिर चेंज ये कर दिया जाएगा कि सोवियत प्रणाली की मुख्य कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न भी इसी के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताओं को लिखिए, और 4 नंबर में भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। सिर्फ आंसर लिखते समय हमें इसके पॉइंट्स की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, संख्या को बढ़ा देना है। जैसे यदि 2 नंबर का प्रश्न आता है तो हम मुख्य रूप से 2 पॉइंट लिख दें, हमें अंक प्राप्त हो जाएंगे। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, यहाँ मैंने कई बिंदुओं को रखा है। इन बिंदुओं को रखने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप इन सारे बिंदुओं को याद करें। इसको पूछा जाए कि 3 नंबर के अंतर्गत या 4 नंबर के अंतर्गत, तो आप उनको उस हिसाब से कम या ज़्यादा लिख सकें। सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहली जो विशेषता दी गई है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली एक दलीय व्यवस्था वाली प्रणाली थी। यहाँ एकमात्र जो दल था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसी का दबदबा था। अगला जो पॉइंट आता है, यह दल जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अब क्योंकि एक ही दल था, वो चाहे जनता का भला करे अथवा ना करे, जनता के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अपनी मनमानी करती थी और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी। सोवियत संघ प्रणाली में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। जनता यदि चाहे कि वह सरकार के कार्यों की आलोचना कर सके या प्रशंसा कर सके, तो इस प्रकार की उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। ये सोवियत प्रणाली की एक मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है। अगला है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत थी, अतः यहाँ नौकरशाही का शिकंजा काफ़ी कसा हुआ था। अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में और योजनाबद्ध थी। जो सोवियत प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में थी, अर्थात जो भी उत्पादन के साधन थे, चाहे वो कृषि हो चाहे वो उद्योग हो, सब पर राज्य का ही नियंत्रण था। अगला बिंदु जो है, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी उन्नत था, अर्थात सोवियत संघ में हर एक वस्तु का उत्पादन किया जाता था। जो भी मूल आवश्यकताओं की वस्तुएं रहती थी, उन सब का उत्पादन जो है वो सोवियत संघ के द्वारा किया जाता था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सरलता से हम इसकी विशेषताओं के अंतर्गत याद कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सोवियत प्रणाली के दोष। मुख्य विशेषताओं में पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने सारी विशेषताओं को इंक्लूड किया है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है 7वां क्वेश्चन, इसमें सोवियत प्रणाली के सिर्फ दोष पूछे गए हैं, अर्थात इसमें से हमें सिर्फ उन बिंदुओं को निकालना है जो इसके दोषों के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, ये सोवियत प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश में जनता को अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना ये एक दोष के रूप में ही माना जाता है। अगला जो बिंदु बनता है, कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कभी भी कोई भी सरकार बनती है, कोई भी दल यदि सत्ता में आता है तो उसका मुख्य दायित्व होता है कि वह देश की जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उनको जवाबदेह हो। लेकिन यहाँ पार्टी के एक बहुत बड़ा अवगुण था, दोष था कि कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। अगला बिंदु जो है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था, अर्थात यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे वो लोकहित की बात नहीं करते थे, वो अपनी मनमानी करते थे। इससे जनता के लिए काफ़ी असुविधा उत्पन्न होती थी। ये भी इसके एक दोष के अंतर्गत आएगा। अगला जो बिंदु है, सोवियत संघ में 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था। शेष जो 14 गणराज्य थे वह स्वयं को उपेक्षित तथा दबा हुआ समझते थे। सोवियत जो संघ था ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। इसमें जो रूस था इसको सारे अधिकार दिए गए थे, इसमें विकास भी अधिक हो रहा था,
इसको अधिकार भी ज़्यादा प्राप्त थे। बाकी जो 14 गणराज्य जो शेष थे उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता था, अतः वो 14 गणराज्य जो थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। ये सोवियत संघ की प्रणाली के अंतर्गत बहुत बड़ा अवगुण है और इसी के कारण आगे चल के सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश का, ये बाय मिस्टेक कुछ लिख गया है, सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश का बहुत बड़ा जो धन था वो व्यय किया था। सोवियत संघ और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा चलती थी। सोवियत संघ अमेरिका के इक्वल अपने हथियारों का निर्माण करना चाहता था, इसलिए वह बाकी सुविधाओं को अनदेखा करते हुए, जनता के हितों को अनदेखा करते हुए बहुत सारा जो धन था वो अपने हथियारों के निर्माण में व्यय कर रहा था। ये भी सोवियत संघ के एक बहुत बड़े दोष के अंतर्गत आता है। इन सारे कारणों के कारण आम जनता का जीवन जो था वो काफ़ी कठिन था। ये सारे बिंदु ईजी हैं, छोटे हैं, इनको सरलता से याद किया जा सकता है और इनको कम या ज़्यादा जिस भी हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है उस हिसाब से इन बिंदुओं को कम या ज़्यादा लिखा जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का वो है सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण कौन से थे। सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या रहे, क्योंकि आप सभी यदि इसके विशेषताएं देखें और इसका यदि एरिया देखें तो ये काफ़ी बड़ा संघ था और संपन्न था। यहाँ उद्योग धंधे थे, संचार की सुविधा काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ कि ये जो गणराज्य थे ये आपस में एकजुट ना रह पाए और ये विघटित हो गए। तो इसके पीछे कारण क्या रहे। एक महाशक्ति था, एक बड़ी शक्ति था, फिर भी किन कारणों से ये महाशक्ति टूट गई। सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारणों में जो पहला बिंदु है वो है राजनीति के आर्थिक संसाधनों की कमजोरी। राजनीतिक व आर्थिक संसाधनों की कमजोरी। हम देखें कि राजनीतिक व्यवस्था भी सोवियत संघ की काफ़ी मजबूत नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी से जनता खुश नहीं थी। सेकंड चीज़ जो देखें तो आर्थिक संस्थाओं की जो व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से अपने आप देश को संपन्न या महाशक्ति के रूप में उभारने में लगी हुई थी। इसलिए यहाँ की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति देखी जाए वो काफ़ी कमज़ोर थी। तो आगे चल के जनता इससे काफ़ी असंतुष्ट हो गई और इसके कारण आगे चल के सोवियत संघ का विघटन हो गया। संसाधनों का दुरुपयोग, जो भी सरकार के पास धन था सरकार उसका दुरुपयोग कर रही थी, अर्थात जनता के भले के स्थान पर वह अपने आप को संपन्न करने में, एक महाशक्ति के रूप में उभारने में और साथ ही साथ हथियारों के निर्माण में इन संसाधनों का उपयोग कर रही थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह संसाधनों का दुरुपयोग ही कहलाएगा। अगला जो बिंदु है सोवियत संघ के विघटन का वो है कम्युनिस्ट पार्टी पर का अंकुश। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसका वर्चस्व पूरी राजनीति पर था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अंकुश था वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकार पर था। कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में ही सारे कार्य किए जाते थे। तो इसके कारण सरकार बहुत जिस तरीके से जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए वो करना संभव नहीं था। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार 1985 के बाद, जो गोर्बाचेव के द्वारा जो सुधार किए गए थे, इनके द्वारा 2 नीतियां चलाई गई थी खुलेपन की, तो उनके कारण भी आगे चल के सोवियत संघ का विघटन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार। कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप में एक वर्चस्वपूर्ण पार्टी थी। उसके जो नेता थे, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, उन सबको आम नागरिकों की अपेक्षा काफ़ी विशेष अधिकार दिए थे जो कि जनता के लिए उचित प्रतीत नहीं होते थे। तो जनता में असंतोष व्याप्त हो गया और आगे चलकर ये सारे जो कारण थे वो सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण बने। इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप विश्व में क्या क्या परिवर्तन आए, ये एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हैं। पहला जो परिणाम है कि सोवियत संघ जैसे ही विघटित हुआ उसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध महाशक्तियों के मध्य चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य। अब जब 2 पक्ष में से एक पक्ष रहा ही नहीं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा। अगला
शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही शस्त्रों की होड़ जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही थी वो समाप्त हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मुख्य जो लड़ाई थी वो विचारधाराओं की थी। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके मध्य जो विचारधाराओं की लड़ाई थी वो समाप्त हो गई। अगला बिंदु है द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। अब विश्व पटल पर एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा। जो इस चैप्टर का जो मुख्य टॉपिक है द्विध्रुवीयता, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप उस द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और अब विश्व पटल पर एकमात्र महाशक्ति सिर्फ अमेरिका बचा। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ समाप्त हो चुका था। नए देशों का उदय हुआ। जो 15 गणराज्य जो अभी तक सोवियत संघ का हिस्सा माने जाते थे वो उससे अलग हुए, तो उन देशों का अपने स्तर पर एक नया उदय हुआ। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि साम्यवादी समूह में शामिल देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। अब साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करता ही समाप्त हो गया, तो उससे जुड़े हुए सारे देश समाप्त हो गए, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। वो एक नए सिरे से नए स्वरूप में विश्व में पटल पर दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का उदय का महत्व बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन संस्थाओं का महत्व विश्व राजनीति में काफ़ी बढ़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल है, इसको बहुत अच्छे से याद किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है इस चैप्टर का वह है शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये थेरेपी कब अपनाई गई थी? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो जितने भी ये जो देश अलग हुए थे, सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। तो उसको पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने के लिए जो मॉडल अपनाया गया था, जो थेरेपी अपनाई गई थी, उसे शॉक थेरेपी कहा गया। ये अपना तो ली गई, लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? ये जो थेरेपी थी इसके पॉजिटिव परिणाम काफ़ी कम थे, इसके अलावा इसके नेगेटिव परिणाम को ज़्यादा निकल कर आए। जैसे पहला है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। शॉक थेरेपी अपनाने के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तहस नहस हो गई। रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा गया। अभी तक रूस में या सोवियत संघ में कहा जाए, वहाँ सभी चीज़ों पर राज्य का नियंत्रण था, लेकिन अब शॉक थेरेपी के कारण ये सारा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आई। सकल घरेलू उत्पादन जो रूस का था वो नीचे गिर गया। मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि पूंजीवाद की ओर जा रहे थे। गरीबी और अमीरी के बीच जो अंतर था वो काफ़ी बढ़ गया था, इससे आर्थिक असमानता बढ़ गई। लास्ट बिंदु है, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्थाओं को क्रम से नष्ट किया गया। जब तक सोवियत संघ था, समाज में जनता के कल्याण संबंधी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थीं, लेकिन जैसे ही शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो धीरे धीरे करके नष्ट होती गई, जिससे जनता को काफ़ी असुविधाएं हुई। तो ये इस चैप्टर के कुछ मुख्य प्रश्न हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें और प्रयास रहेगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। यदि किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार के किसी प्रश्न को उत्तर याद करने में दिक्कत होती है तो आप हमारी सुविधाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी, जिसमें आप डायरेक्ट विषय विशेषज्ञों से कांटेक्ट करके और उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स